नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी से बड़ी खबर की। योगी सरकार का बड़ा फैसला, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर लागू होगा एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से आसान होगा ट्रैफिक। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सफर होगा और ज्यादा आसान। एक्सीडेंट फ्री कई एडवांस फीचर्स से लैस होगा ट्रैफिक मैनेजमेंट कमांड सेंटर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार का बड़ा फैसला, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा, जिससे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में आवाजाही और ज्यादा सुगम और आसान हो जाएगी। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से ट्रैफिक जो है वो आसान हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सफर और ज्यादा सुगम बन पाएगा। एक्सीडेंट फ्री कई एडवांस फीचर से ये ट्रैफिक मैनेजमेंट कमांडेंट सेंटर लैस होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस दौरान कई बार एक्सप्रेसवेज में एक्सीडेंट की खबर आती है, जिसको रोकने के लिए, जिस पर लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा, जिससे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में आवाजाही जो है और ज्यादा सुगम और आसान हो जाएगी। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से ट्रैफिक जो है वो आसानी से मैनेज हो पाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सफर और ज्यादा सुगम और सुरक्षित बन पाएगा। एक्सीडेंट फ्री कई एडवांस्ड फीचर से ये मैनेजमेंट सिस्टम लैस होगा। तो जिस तरह से रोजाना एक्सीडेंट्स की कई सारी खबरें सामने आती है, उन पर अंकुश लगाने के लिए, लोगों के लिए आवाजाही को और सुगम, सुरक्षित और आसान बनाने के लिए योगी सरकार ने एक पहल की है। ये बड़ा फैसला योगी सरकार द्वारा लिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए, यातायात को सुगम बनाने के लिए ये बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, रोजाना कई बार एक्सीडेंट्स की खबरें सामने आती है, जिसमें कई सारे लोगों को अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ता है। वहीं यहां पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हर कवायद कर रहे हैं, जिससे विकास हो सके और साथ ही साथ विकास की जो लाइन है उसे आगे बढ़ाते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को लागू कर चुके हैं। और कल ही की बात करें तो कल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए थे, जिससे प्रदेशवासियों को विकास के साथ साथ सुरक्षा का जो है लाभ मिल सके। अगर बात करें एटीएम एसजी, तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिस तरह से कवायद शुरू की है, कैमरे लगाए जाएंगे और साथ ही साथ इन कैमरों से यह लाभ होगा कि जो ओवर स्पीड गाड़ियां हैं वह नियंत्रित स्पीड में चलेंगी और साथ ही साथ इस जो है एटीएमएस का यह भी लाभ होगा कि एक्सीडेंट कम होगा, क्योंकि अक्सर आए दिन एक्सप्रेसवे पर बड़ी दुर्घटनाएं होती है। ओवर स्पीड के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है लोगों की जान जो है खतरे से बची रहेगी और साथ ही साथ जो यात्रा है काफी सुगम होगी। और बुंदेलखंड बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ये एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बात सामने आई है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से काम कैसे करता है, जिससे ये कहा जा रहा है कि जो एक्सप्रेसवेज है या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसमें अब ये लागू होने वाला है, कैसे आखिर यातायात को और सुगम और सुरक्षित यहाँ पर बनाने की कोशिश? जी बिल्कुल, जिस तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया है, काफी अच्छा बनाया गया है योगी सरकार में। और अब इसमें इसको सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार अब एक्सप्रेसवे पर कैमरे लगवाएगी और साथ ही साथ जो एटीएमएस सिस्टम है उसे लागू करते हुए जब कोई गाड़ी ओवर स्पीड गुजरेगी तो उसका मैसेज जो है यातायात ट्रैफिक के पास पहुंच जाएगा और समय रहते त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो है पुलिस
हर घंटे यानी कि हर समय जो है पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। अगर कोई दुर्घटना होती है एक्सप्रेसवे पर तो वो पुलिस पहुंचेगी और आपातकाल जो है सेवा उपलब्ध कराते हुए अस्पताल पहुंचाएगी। इसके अलावा जो है यह सिस्टम लागू करने के लिए कई इन्वेस्टरों को जो है इसमें शामिल किया गया है, जिससे एक तरह का विकास तो होगा ही, साथ इस योजना में इन्वेस्टर भी आएंगे। और खास बात यह है कि इसकी जो रूपरेखा तैयार की गई है कि इस एक्सप्रेस वे को दुर्घटना से बचाया जाए, तो यह एक अच्छी पहल है और इससे जो दुर्घटनाएं होती रहती है, जो दुर्घटनाएं हैं या जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उस पर यहाँ पर एक अंकुश लगाने की पूरी तरह से कोशिश, एक्सप्रेसवे को यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम यातायात देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ ही मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आपने भी बताया कि पूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में कैमरास, जो आधुनिक कैमरास है, उन्हें लगाया जाएगा, जिसकी एक एक मूवमेंट हर यात्री की ट्रैक की जा सकेगी। मोहम्मद आसिफ, इस पूरी प्रक्रिया की अगर बात करें, इसे एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा? जी बिल्कुल, बात करें अगर एक्सप्रेसवे के पर एटीएमएस सिस्टम लागू करने की, तो इसे जल्द ही जल्द अमल में लाया जाएगा, क्योंकि इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से ट्रैफिक व्यवस्था भी जो है आसान होगी और जो सफर होगा एक्सप्रेसवे का काफी जो है एक्सीडेंटल फ्री होगा। और इसे लागू करने की पूरी तरह से कवायद शुरू कर दी गई है। और जो कंपनियां, अच्छी कंपनियां, उनको इस पर एटीएमएस सिस्टम का जाल बिछाने के लिए ऑफर भी किया गया है। तो यह माना जा रहा है कि जल्दी इसी वर्ष यह सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, जिससे एक्सप्रेसवे का यातायात जो है पूरी तरह से सुगम हो। जी बिल्कुल, यानी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की जो कवायद है एक्सप्रेसवेज को अत्याधुनिक बनाने की और उनको नए नए सिस्टम से लैस करने की, वो लगातार जारी है। और उसी कड़ी में अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी अत्याधुनिक एंटी ट्रैफिक सिस्टम से जो है यहाँ पर लैस किया जाएगा, एडवांस ट्रैफिक सिस्टम से यहाँ पर लैस किया जाएगा, ताकि जो यात्रियों का जो यातायात है वो काफी ज्यादा सुगम और सुरक्षित हो। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो वहीं यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दिन है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में आपातकाल की निंदा करते हुए प्रस्ताव पास किए हैं। मैं इस प्रस्ताव को लाने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐतिहासिक दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में, नवगठित संसद और नव निर्वाचित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आपातकाल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मैं उनके इस प्रयास के लिए माननीय श्री बिरला जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। माननीय संसद सदस्यों को अपनी हृदय से बधाई भी देता हूं और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 मध्य रात्रि में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस संविधान का गला घोंटने का कार्य किया था, जिस संविधान की शपथ लेकर के वह देश की प्रधानमंत्री बनी थी। यह न केवल
संविधान का गला घोंटने का उनकी प्रयास, कुत्सित प्रयास थे, बल्कि एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास था। 50 वर्ष बीतने के उपरांत कांग्रेस के इस काले कारनामों को जनता तक पहुंचाना यह आवश्यक है। आज भारत की संसद ने वही कार्य किया है, क्योंकि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह कर रहा था, संविधान के नाम पर, आरक्षण समाप्त करने के नाम पर, इसके लिए उनके काले कारनामों से देश की जनता को अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है। और आज भारत की संसद ने वही ऐतिहासिक कार्य किया है। कांग्रेस भले ही चेहरे बदले हों, लेकिन आज उसका चरित्र आज भी वही अधिनायकवादी है, तानाशाही पूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं पर आज भी उसका विश्वास नहीं है, और इसीलिए भारत की हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करना, भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र पर, भारत की चुनाव की प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा करना इनकी फितरत बन चुकी है। कौन नहीं जानता है कि कांग्रेस ने संविधान लागू होने से लेकर के 2014 तक 75 बार भारत के संविधान में संशोधन किए। कौन नहीं जानता है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए 90 बार कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों की सरकारों को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया था। कौन नहीं जानता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कांग्रेस ने देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ किया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार इंडिया वॉइस से जुड़े थे, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में हार पर समीक्षा की बात की। गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 4 दिनों के अंदर 2000 बूथों तक पहुंचना मुश्किल है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत पार्टी को माता कहते हैं, लेकिन समय आने पर वो उसके साथ माता के साथ ही गद्दारी करते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जिस खेत में मोदी की खेती है उसमें राउंड अप डालेंगे तो हमारी खेती कैसे होगी। तो ऐसे में तमाम लोग भी घुसपैठ हो गए थे। अब वो जांच का विषय है, समीक्षा हो रही है, और हम तो अपनी पार्टी में भी थे, हमने बैठक की है, कुछ लोगों को हटाया हुआ और 28-29 को मैंने फिर रखा है। और जो भी इसमें रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम जिस तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं उसे बीजेपी करेगी समय आने पर। हमें पूरा उम्मीद है बीजेपी से बढ़िया पार्टी कोई कार्रवाई करने वाली नहीं है, वो समय के आधार पर करती है और उससे बढ़िया जांच भी नहीं कोई करता है। संविधान में आरक्षण को कि 400 पार के जोड़े को आरक्षण से जोड़ दिया। आरक्षण का जो लाभ लेने वाली जातियां हैं, जैसे सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि जो ओबीसी में है, मिल्कमैन है, हमारे कुर्मी है, हमारे मौर्य हैं, ये सारी जातियां हैं। लेदर आपके जो अनुसूचित जाति में है, पासी और जो हमारे लेदरमैन हैं, ये जो ज्यादा आरक्षण की लाभ लेने वाली जातियां हैं, इनके अंदर कुछ ज्यादा ही भय व्याप्त कराया गया और इसके वजह से वोट को ट्रांसफर कराने में कामयाब हो गए। निषादों का तो आरक्षण था ही नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उनके भी कुछ वोट ट्रांसफर हुए 25-30%, क्योंकि उनके कुछ मुद्दे थे, उस पर चर्चा नहीं हो पाई, तालमेल नहीं हो पाया, और उनको एक था कि हमारे सिंबल पर चुनाव नहीं मिला, तो उसको भी बहकाने में थोड़ा कामयाब हो गए। ना किसी तथ्य पर आधारित किसी का उस पर चर्चा करना हमारे मुंह से ठीक नहीं देता है।
चूंकि अब ये मुद्दे जो पेपर लीक के हैं बहुत बड़े मुद्दे हैं। अब बड़े मुद्दे को संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है। जब मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लिए हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी को हमेशा धन्यवाद देता हूं कि उसे जांच कराते हैं, जांच में दोषी पाया जाता है, वो कितना बड़ा रसूखदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार करेगी, लेकिन किसी के ऊपर बिना तथ्यों के आधार पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो जब ज्यादा लाभ लिए हैं अपने वहां तो उनको लगा कि अगर ये 400 पार हो जाएगा तब तो आरक्षण तो लाभ नहीं ले पाएंगे, तो उन लोगों ने खुद चुनाव लड़ना शुरू कर दिया कि जो मोदी परिवार बनाया गया था तो जो बूथ अध्यक्ष थे, पन्ना प्रमुख थे, उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि ये परिवार जो है मोदी के कामों पर सराहना करता, मोदी के साथ खड़ा है और मोदी के है। तो पन्ना प्रमुख ने रिपोर्ट दिया, बूथ अध्यक्ष ने दिया, उसने शक्ति केंद्र ने दिया, शक्ति केंद्र ने जो है मंडल अध्यक्ष को दे दिया, मंडल अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष को दे दिया। तो ऐसे में वो जो आकलन था 400 पार का तो वो बहुत अच्छा था। ये लोग बस बल हल्के में लिए, कहना लाइट में रहे, लाइट में लिया, वो फाइट में आ गए, वो जीत गए, बस और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अयोध्या को धर्म पर के आधार पर नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम अयोध्या को धर्म के आधार पर जोड़ते हैं तो हमें आज के दिन में ओवैसी ने फिलीपींस का नारा लगाया है, तो इसका मतलब उस सदन में विपक्ष को उसको ओवैसी को कहना चाहिए कि आप फिलीपींस चले जाओ और जो है उन्हें अब अगला चुनाव, उनका चुनाव रद्द कर दिया जाए। अयोध्या में लल्लू जी ने बयान भी दे दिया, उस बयान को और घी का काम कर गया, इसके वजह से अयोध्या में नुकसान हुआ। तो वो अयोध्या को, नगरी को राजनीति से नहीं जोड़ना जाना चाहिए। राजनीति से अगर जोड़ते हैं तो हमको लगता है कि उचित नहीं है। और देखिएगा फिर से अयोध्या आज भी रहेगी, कल भी रहेगी और हमेशा रहेगी और सबके लिए रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा के छाता नेशनल हाईवे पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दो लोग बाइक पर सवार होकर आ रहे थे और पीछे से बाइक सवारों ने प्रेम सिंह नाम के शख्स के सिर में गोली मार दी। बताया जा रहा है कि मृतक छाता कस्बे का रहने वाला था। वहीं ललितपुर के थाना जाखलौन क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और गोलियां चल गई, जिसमें दोनों पक्षों के 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ आया है, जिसमें कबूतरा जाति के लोगों ने नट जाति के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इलाके के जानवरों को चुराकर नट जाति के लोग बेच देते थे, जिसका आरोप नट जाति पर लगाया जा रहा है। वहीं संभल में कार सवार बदमाशों ने शराब दुकान के सेल्समैन को तमंचे की नोक पर अपहरण कर लिया। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी कर सकुशल अपहरणकर्ता को छोड़ दिया और पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मारपीट और अपहरण की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। कन्नौज में समाज कल्याण मंत्री आसिम अरुण की पहल पर ऑपरेशन सवेरा की शुरुआत हुई है। अब तक जिले में 18,000 से अधिक बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दरअसल जिले के सदर क्षेत्र में अकेले रह रहे बुजुर्ग की मौत पर मंत्री आसिम अरुण गंभीर नजर आ रहे हैं और ऐसे में इन बुजुर्गों के लिए इस सेवा की शुरुआत की गई है। बता दें कि 112 का ऑपरेशन सवेरा बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होगा, जिसमें पुलिस के जरिए अकेले रहने वाले बुजुर्गों की लिस्ट बनाई जाएगी और लिस्ट के मुताबिक बुजुर्गों की खैरियत ली जाएगी। यूपी 112 के अंतर्गत सवेरा योजना चलाई जाती है। इसमें जितने भी हमारे वृद्धजन हैं इनको हम लोग रजिस्टर करते हैं। जनपद कन्नौज में हम इसको और भी बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने जा रहे हैं। स्ट्रेंथन रूप में हमारे जनपद में जितने भी ओल्ड एज पर्सनस हैं उनको हम लोग रजिस्टर करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगली बार जब भी ये कॉल करेंगे तो इनके बारे में हमारे पास सटीक सूचना होगी कि इनका घर का लोकेशन कहाँ है और जो हमारी टीम जो पहुँचेगी उनका कम समय लगेगा उन तक पहुँचने में। साथ ही उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी हमारे पास अवेलेबल होगी कि जिससे हम लोग एंटिसिपेट कर पाए कि हम लोग किस प्रकार से उनको हम बेहतर तरीके से सर्विस दे पाए।
और कई बार हो सकता है कि वो पूरी बात ना कर पाए, उनके मिस कॉल पे भी हमारी टीम तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी। इसके अलावा हमारे जो बीट जो थाने की है उनको भी इस प्रकार से निर्देशित किया जा रहा है, उनका भी डिज़ाइनिंग इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं कि रेगुलरली हमारे जो वृद्धजन है उनको विज़िट करें, उनकी जो भी समस्या है वो हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। कन्नौज में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जानकारी में आई, जिसमें कि हमारे एक बुजुर्ग स्वर्गीय श्री अरुण चंद्र मिश्र जी, जो अपने घर में अकेले रहते थे, उनकी मृत्यु हो गई और 2-3 दिन के बाद जानकारी हो पाई कि ऐसा हुआ है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन ये सत्यता भी है कि बहुत। खबर लखनऊ से है, जहां एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट बिना 18 यात्रियों को लिए उड़ गई। बता दें कि देहरादून से यात्री वाराणसी जा रहे थे, लेकिन लखनऊ में यात्रियों को उतारकर अन्य यात्रियों को बिना लिए ही रवाना हो गई। अब ऐसे में इंडिगो की फ्लाइट यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। फतेहपुर के थाना कोतवाली के जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर सामने आ रही है, जहां ओपीडी कक्ष के बाहर स्विच बोर्ड में आग लग गई और आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने आग बुझाई। बता दें कि 1 हफ्ते पहले भी ट्रॉमा सेंटर में आग लग गई थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।